नमस्कार दोस्तों, 14 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। एक एडिटोरियल है क्लाइमेट चेंज को लेके। बेसिकली क्लाइमेट चेंज के फील्ड में क्या हो रहा है। रिसेंटली ये जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई, यहाँ पे क्या बातचीत की गई। तो सबसे पहले तो ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन यहाँ पे इंडिया अपने डोमेस्टिक पॉलिसी फील्ड में जो कर रहा है वो भी गलत है। तो मतलब क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को लेके इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर यहाँ पे सवाल उठा रही हैं बृंदा करत जी। ये मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पॉलिट ब्यूरो की, राज्यसभा एमपी भी हैं। चूंकि अपोजिशन की मेंबर हैं तो सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगी। कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रही हैं इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। फिर वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने ओवरऑल चाइना के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं और वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का कोई भी इवेंट चाइना के अंदर नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग स्टेप है। हालांकि फाइनेंशियली ये जो स्टेप है वो सही नहीं है। और बाकी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम बात करेंगे वो है अ ग्लोबल गेटवे टू क्रिएटिंग लिंक्स नॉट डिपेंडेंसीज। एक्चुअली ये आर्टिकल लिखा है जोसेफ पेरेल फॉन्टेस, ये हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर द ईयू, मतलब यूरोपियन यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, वीपी ऑफ यूरोपियन कमीशन। और जूलिया उर्पिटेलिनन ने भी यहाँ पे इनपुट्स दिए हैं। ये यूरोपियन कमिश्नर हैं इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की। तो बेसिकली यूरोप पूरी दुनिया के साथ अपने रिश्ते को कैसे स्थापित कर रहा है इसके बारे में व्यू पॉइंट दिया गया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर सैंक्शंस एंड राइट्स। देखिए रिसेंटली हुआ ये है कि यूएस ने पैरामिलिट्री यूनिट है बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन, इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। रिसेंट यूएस ने समिट फॉर डेमोक्रेसी भी की और वहां पे बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया। तो ये जो सैंक्शंस है कौन से हिसाब से लगाए गए, क्या इससे कुछ अच्छा होगा, क्या कर दिया यहाँ पे ऐसा रैपिड एक्शन बटालियन ने, इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। और आज का जो फाइनल आर्टिकल है वो ये है कि भाई रिसेंटली इस साल का मतलब दिसंबर का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसको कौन जीत गया है? तो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपेन जीत गए 24 साल के। इन्होंने हराया किसको? तो लुइस हैमिल्टन को हराया। लेकिन ओवरऑल लैप के आखिरी फेजेस में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जिसके चलते ये मैक्स वर्स्टेपेन जीत गए। लेकिन लुइस हैमिल्टन की जो टीम है वो बोल रही कि डिसीजन यहाँ पे सही नहीं है, कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेप्स लिए गए जिसके चलते यहाँ पे लुइस हैमिल्टन हारे। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा ब्रीफ में हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प अगर कर सकते हैं तो प्लीज करिए, इट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इस साल मई में जो लीडर्स मीटिंग हुई पोर्टो में, तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को अडॉप्ट किया। और इस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के चलते इंडिया और यूरोप अपने कॉपरेशन को बढ़ाएंगे डिजिटल एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, पीपल टू पीपल सेक्टर में। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप थी इंडिया यूरोप के बीच में, इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि एक दूसरे को कंपटीशन दे। समझ गए? और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ओवरऑल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, डिपेंड नहीं होना। क्या होता है ना, चाइना जैसी कंट्री जब किसी के साथ ट्रेड करती हैं, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एग्रीमेंट करती हैं, तो सामने वाली कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना चाहती हैं। यूरोप बोल रहा है कि भाई सस्टेनेबल पार्टनरशिप होनी चाहिए, डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रही है ये कि ऑलरेडी यूरोप का इंडिया के साथ बहुत सारे ऑनलाइन कोऑपरेशन मतलब कोलैबोरेशंस हैं। अगर आप देखिए तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ऑलरेडी 4.31 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर सिंस 1993। बहुत सारे नए ऑपरेशंस पाइपलाइन में लगे हुए हैं जिससे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया के अर्बन मेट्रो सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ भी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और ब्राजील ने मिलकर फाइबर ऑप्टिक केबल का आप कह लो सेटअप करने की बात की, जिससे टेराबाइट्स ऑफ डाटा यूरोप और ब्राजील के बीच में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर जो यूरोप और लैटिन अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, ओवरऑल वो इस प्रकार के डाटा ट्रांसफर के दम पे डिजास्टर मिटिगेशन में काम करेंगे। और इसके लिए आप देख लो कि दोनों कंट्रीज में एक डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी है। यूरोपियन यूनियन में एक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है और इसी प्रकार का एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ ब्राजील के अंदर भी है। और ओवरऑल ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जा रही है यूरोप और ब्राजील के बीच में,
इसको एक्सटेंड किया जाएगा ताकि बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का भी कनेक्शन बन सके यूरोप से। तो यूरोप यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा है और कुछ इस प्रकार से प्रमोट कर रहा है जिससे ओवरऑल पूरी दुनिया यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। दोनों कंट्रीज, मतलब एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ जो भी कंट्री के साथ यूरोप पार्टनरशिप कर रहा है, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करें, हेल्प करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कंपटीशन हो एक हेल्दी, लेकिन डिपेंड ना हो कोई किसी पे। फिर अगर आप देखो तो यूरोपियन, ठीक है ना, EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की कोऑपरेशन एजेंसीज के साथ मिलके, जो टोगो में यूरोपियन कमीशन है उसके साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए हैं एनर्जी के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में और डिजिटल सेक्टर्स के फील्ड में। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की है जिससे अफ्रीका के स्मॉल और मिडल बिजनेसेस को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया में, इनको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे टीम यूरोप पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की कोशिश कर रही है, ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशंस लाने की कोशिश कर रही है। ये सब बातें यहाँ पे बोला जा रहा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉन्डरलैंड कमीशन के द्वारा जो ट्विन ट्रांजिशंस थे, ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशंस, ये पूरी दुनिया में लाना यूरोप का टारगेट है। एक नया ग्लोबल गेटवे बनाने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन, जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया में ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहा है। कौन? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भाई हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया डेब्ट ट्रैप में फंसे। वैसे डेब्ट ट्रैप मतलब चाइना के ओवरऑल इन्फ्लुएंस के अंदर मत आओ, सीधे सीधे नाम नहीं लिए जा रहे पर मतलब यही है। यहाँ पे यूरोप चाहता है कि जो एक्सेसिव डिपेंडेंसीज है कुछ कंट्रीज की कुछ दूसरी कंट्रीज के ऊपर, पैसे को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, मदद को लेके, ये डिपेंडेंसी यहाँ पे बंद होनी चाहिए और कंट्रीज ऑटोनॉमस होनी चाहिए बहुत सारे इलाकों में, चाहे वो डिजिटल ऑटोनॉमी का इलाका हो, चाहे फाइनेंशियल फ्लोज हो, चाहे कंप्यूटर चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी हो। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। किसी भी प्रकार का डेब्ट ट्रैप नहीं होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तब कंट्रीज मजबूर नहीं होंगी और सोवरेन तरीके से अपने डिसीजंस यहाँ पे लेंगी। तो ये जो टीम यूरोप है ये अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके और EU और मेंबर स्टेट्स की मदद लेके ये जो ग्लोबल गेटवे है इसके अंदर $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करेगा। ये $300 बिलियन पब्लिक कंपनीज की तरफ से भी आएंगे, मतलब सरकारी कंपनीज की तरफ से आएंगे और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी आएंगे। और इस $300 बिलियन से 2021 से लेके 2027 के बीच में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और ये जो पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे यूरोपियन यूनियन के द्वारा किसी दूसरी कंट्री को इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत वायबल और सस्टेनेबल टर्म्स पे दिए जाएंगे और इनका मेजर ध्यान क्लाइमेट और डिजिटल ट्रांजिशन के ऊपर होगा, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हो ये अपने आप में चाइना की बादशाहत को काउंटर करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है, इस प्रकार के और प्रोजेक्ट चाहिए पूरी दुनिया में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी को तोड़ने के लिए। फिर यहाँ पे बहुत सारी और प्रायोरिटीज भी बताई गई हैं ग्लोबल गेटवे के अंदर, जैसे कि जो बेला प्रोजेक्ट है यूरोप का, बिल्डिंग द यूरोपियन लिंक टू लैटिन अमेरिका, जिससे कि भाई यूरोप और लैटिन अमेरिका के बीच में एक फाइबर केबल बिछाई जा रही है। इसको सिर्फ ब्राजील और कह लो आप यूरोप तक लिमिटेड नहीं रखना है, लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज तक इसको फैलाना है। फिर जो ट्रांस यूरोपियन नेटवर्क है इसको इंप्रूव करना है। यूरोप का ईस्टर्न कंट्रीज के साथ वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज के साथ जो ओवरऑल कनेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अफ्रीका के साथ जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूरोप के, इसको और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि अफ्रीका के और बच्चे आके यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें। रिसेंटली ही यूरोपियन यूनियन ने $2.4 बिलियन की ग्रांट दी है सब सहारन अफ्रीका के लिए और $1 बिलियन की ग्रांट दी है नॉर्थ अफ्रीका के लिए, ताकि यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी और रेन्यूएबल हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स को और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये सब बातें क्या बता रही हैं? ये सब बातें बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स जोसेफ बोरेल और जूलिया ओर्पिटेलिना कि भाई यूरोपियन यूनियन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूरी दुनिया में एक्ट कर रहा है और पूरी दुनिया की मदद करने की कोशिश कर रहा है। बस यही इस आर्टिकल में बताया गया। नेक्स्ट है सैंक्शंस एंड राइट्स। द एक्शंस अगेंस्ट आरएबी शुड डेटर ओवर जेलस लॉ एनफोर्समेंट एजेंट। देखिए रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्टेप लिया और बांग्लादेश की एक पैरा मिलिट्री यूनिट है रैपिड एक्शन बटालियन, इसके ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं यूएस के द्वारा।
और ये देख के आप कह सकते हो कि ढाका में जो ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा सख्ते में आ गए कि भाई ये क्या हो गया। बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मसूद बिन मोमेन, इन्होंने यूएस एम्बेसडर जो हैं आपके बांग्लादेश के अंदर अर्ल मिलर, इनको बुलाया और इनसे बोला कि भाई ये तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, ये किस प्रकार से सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक समिट कराई है, डेमोक्रेसी समिट, और इस डेमोक्रेसी समिट में बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखिए बहुत सारे एनजीओज ने इल्जाम लगाया है, वो एनजीओ जो कि बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट करते हैं, कि जो आरएबी है यानी कि जो रैपिड एक्शन बटालियन है बांग्लादेश की, और जो बांग्लादेश की लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स हैं, इन्होंने 2009 से लेके अब तक 600 डिसअपीयरेंसेस किए हैं, 600 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं। 2018 से लेके लोगों को टारगेट करते हैं, और ज्यादातर जिन लोगों को टारगेट किया जाता है वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को जो कि सरकार को टारगेट करते हैं, इनको उठा लिया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है रैपिड एक्शन बटालियन और बांग्लादेश की बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके यहाँ पे ओवरऑल यूएस ने बांग्लादेश को गेड़े में ले लिया है। उसके आगे अगर आप देखो तो ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं बांग्लादेश के ऊपर, ये लगाए गए हैं अंडर द ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है आपकी बांग्लादेश की, ये एक ज्वाइंट टास्क फोर्स है जिसको 2004 में बनाया गया था, और इसका मैंडेट बड़ा जबरदस्त है। ये इंटरनल सिक्योरिटी भी करती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करती है क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर, गवर्नमेंट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशंस में, फिर बेसिकली जो बांग्लादेश के अंदर ड्रग्स का मीनेस है इसको काउंटर करने की एक बड़ी मेजर कोशिश है किसकी, आरएबी की। लेकिन आरएबी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि ये बहुत सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, और इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के थ्रू ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी थ्रेटन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को और ह्यूमन राइट्स के लिए, रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, फंडामेंटल फ्रीडम्स को बचाने के लिए हम आरएबी के ऊपर ये सैंक्शंस लगा रहे हैं, ऐसा यूएस यहाँ पे ऑफिशियली बोल रहा है। अब वैसे तो देखा जाए तो यूएस ने पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज और इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, चाहे वो आरएबी हो, चाहे वो चाइना के जिनजियांग रीजन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिनके ऊपर लगातार इल्जाम लगता रहता है कि ये उइगुर कम्युनिटी के अगेंस्ट अत्याचार करते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो अक्सर कर जो नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हैं उनको सस्पेक्ट किया जाता है कि ये इलीगल इनकम कमाते हैं आर्म्स ट्रेड से, रशियन इंस्टीट्यूशंस इनको मदद करते हैं। फिर श्रीलंका में 2 मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए एथनिक तमिल्स के अगेंस्ट। म्यांमार के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि बर्मा के अंदर जो मिलिट्री कूप है इसको उन्होंने एड किया, और लोगों के ऊपर एक ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। ठीक है ना, और इस सैंक्शन से हो क्या रहा है, ओवरऑल ये सैंक्शंस यूएस को इस प्रकार से गुड लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई यूएस डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए यूएस के ऊपर भी सवाल उठता है। आपको पता होना चाहिए कि यूएस के अंदर एक साइजेबल आबादी है अफ्रीकन अमेरिकन की, और इन अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट भी अक्सर का अत्याचार होता है, इनके भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। तो जब पूरी दुनिया में वायलेशंस हो रहे हैं तो यूएस के अंदर भी वायलेशंस हो रहे हैं, तो यूएस कौन से बेसिस पे पूरी दुनिया को यहाँ पे ज्ञान देता नजर आ रहा है, ये भी यहाँ पे एक सवाल उठाया जाता है। ठीक है, बहरहाल देखिए कोई भी एक ऐसा स्टेप जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, और इस प्रकार की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़े सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है, और इन सैंक्शंस से अगर इन एजेंसीज के काम में थोड़ी भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया, इट विल नॉट बी अ बैड स्टेप। ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, लास्ट लैप। फिर रिसेंटली एक फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस हुई, और इसमें 24 साल के मैक्स वर्स्टेपेन जो कि नीदरलैंड्स के हैं, इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को लास्ट लैप ऑफ द रेस में हरा दिया। कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत कंट्रोवर्शियली यहाँ पे लुइस हैमिल्टन हारे हैं और मैक्स वर्स्टेपेन जीते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब ये वीकेंड शुरू हो रहा था और ये जो रेस शुरू होने वाली थी तो दोनों ही प्लेयर्स के पास एग्जैक्टली 369.5 पॉइंट्स थे, और आप देख सकते हो कि ये जो मैक्स वर्स्टेपेन है इनको बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग बताया जाता है। 17 वर्षीय हैं, 2015 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था,
और एक चैंपियन इन द वेटिंग है। बड़ा जबरदस्त जनरेशनल टैलेंट इनको बोला जाता है। वहीं पे अगर आप लुइस हैमिल्टन की बात करो तो लुइस हैमिल्टन अपने आप में एक बहुत बड़े चैंपियन है, मैक्स वर्स्टेपेन से उम्र में बड़े हैं। देखा जाए तो इस साल 22 रेसेस में से 10 रेसेस जीती हैं वर्स्टेपेन ने और बाकियों में सेकंड प्लेस पे आए हैं। लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो ऐसा बोला जा रहा था कि ये 8वां ड्राइवर्स टाइटल होगा लुइस हैमिल्टन का, और वो माइकल शूमाकर को भी पीछे छोड़ देंगे। तो पहले 54 लैप्स में तो यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा था कि भाई यहाँ पे लुइस हैमिल्टन जीतने वाले हैं और मैक्स वर्स्टेपेन हारेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि आप देखोगे कि एक विलियम्स ड्राइवर है निकोलस लैफिटी, इसका एक क्रैश हुआ। उस क्रैश के चलते जो लुइस हैमिल्टन की 10 सेकंड की लीड थी ओवर मैक्स वर्स्टेपेन, वो लीड पहले बात तो यहां पे चली गई। उसके बाद कुछ और चीजें हुई। देखिए जब सबसे आखिरी लैप आया 58 लैप रेस का, तो उस लैप मतलब उस आखिरी लैप में जो स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल FIA ने कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए और इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के चलते लुइस हैमिल्टन हार गए और मैक्स वर्स्टेपेन यहां पे जीत गए। अब जो लुइस हैमिल्टन की टीम थी वो मर्सिडीज कार में थी, तो बेसिकली जो मर्सिडीज टीम है ये प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई कौन से प्रोसीजर के हिसाब से इस FIA बॉडी ने लुइस हैमिल्टन को लूजर डिक्लेयर कर दिया और मैक्स वर्स्टेपेन को विनर डिक्लेयर कर दिया। और ओवरऑल इस कंटेक्स्ट में हो सकता है कि FIA के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अपील में भी चली जाए मर्सिडीज की टीम। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैक्स वर्स्टेपेन जीत गए हैं, लुइस हैमिल्टन हार गए हैं, लेकिन जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर मैक्स वर्स्टेपेन जीते हैं उन सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ओवरऑल FIA को अपने प्रोसीजर्स बिल्कुल आप कह लो न्यूट्रल तरीके से सामने लाने चाहिए और सबको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई कौन से बेसिस पे यहाँ पे रेस का डिसीजन निकल के आया, जो कि यहाँ पे अभी के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल लग रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स ओवर प्रॉफिट by placing the interest of its athletes before financial gain, the Women's Tennis Association has set a powerful precedent। देखिए अगर कोई स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी अपने एथलीट्स के इंटरेस्ट को पहले रखे और पैसों को बाद में रखे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और रिसेंटली ऐसा ही यहाँ पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने किया है। चाइना और हांगकांग में जो भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं जिसको वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने बैन कर दिया। और क्यों बैन किया, तो एक नाम आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, पेंग शुई। पेंग शुई एक वुमेन टेनिस प्लेयर है, चाइना की काफी अच्छी वुमेन टेनिस प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। डबल्स में तो इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है और इन्होंने गलती कर दी। आपको पता है कि चाइना में सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलना होता है, लेकिन पेंग शुई ने बोला है कि एक बहुत हाई लेवल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऑफिशियल ने इनका रेप किया, इनको परेशान किया, तो उसके चलते इनको उठा लिया गया चाइना के अंदर। अभी ये कहाँ है इसके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेंग शुई ने किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर ऑफिशियल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती अगर वो ताकतवर है, तो उल्टा यहाँ पे पेंग शुई के पीछे पड़ गए और पेंग शुई यहाँ पे गायब हो गई। तो जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के CEO हैं स्टीव साइमन साहब, इनका बोलना है कि देखिए अगर ताकतवर लोग वुमेन की वॉइसेस को दबा दें और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सीरियस इल्जाम को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर मतलब क्या है। देखिए वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन क्यों बनाया गया, एक ऐसा गेम टेनिस जिसको पहले मेन डोमिनेट कर रहे थे, उसमें वुमेन भी आगे आ सके, वुमेन भी अपनी प्रेजेंस को एक्सर्ट कर सके। अभी वुमेन की इक्वलिटी के लिए, वुमेन की आप कह लो कि ऑटोनॉमी के लिए, वुमेन की इंपॉर्टेंस के लिए जिस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया, अगर वही बॉडी यहां पे पेंग शुई के केस को इग्नोर कर दे और चाइना में एज यूजुअल बिजनेस चलते रहे तो इसका मतलब क्या है। इसलिए यहां पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और चाइना हांगकांग में होने वाले सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने बैन कर दिए। तो अपने आप में एक बड़ा तगड़ा स्टेप है ये, ठीक है। 2 नवंबर को पेंग शुई ने, जो कि ग्रैंड स्लैम्स डबल चैंपियन है चाइना की, इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। मिनटों के अंदर इनका जो सोशल मीडिया पोस्ट था वो डिलीट कर लिया गया और उसके बाद से पेंग शुई गायब है, गायब मिल ही नहीं रही। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दुनिया भर में एथलीट्स हैं, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर ने पेंग शुई की आप कह लो गुडविल की, मतलब आप कह सकते हो कि उम्मीद लगाई है। ओवरऑल ये बोला है कि सेंसरशिप, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट टर्म बहुत कम प्लेयर्स ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। देखिए दुनिया भर के जो प्लेयर्स है ना,
ये भी चाइना के साथ पंगेबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि चाइना के ब्रांड्स इनको स्पॉन्सरशिप देते हैं, पैसा देते हैं। जब बात आती है पैसों की तो अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल प्लेयर हो। तो यहाँ पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का जो स्टेप है ये जबरदस्त है। इसी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने 2018 में एक 10 साल की डील साइन की थी चाइना के साथ, ताकि जो टूर फाइनल्स होंगे शेंजन में वो 10 साल तक कंडक्ट करवाए जाएंगे, और इससे $1 बिलियन आना था वुमेन टेनिस एसोसिएशन के पास। ये पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा चाइना में गेम को रद्द करने से। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे रद्द किया गया है। इससे क्या दिखाया जा रहा है? इससे यही दिखाया जा रहा है कि ओवरऑल वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए WTA कितना सीरियस है। और यहाँ पे जो WTO के चीफ है मिस्टर साइमन, इनकी भी यहाँ पे काफी देखिए तारीफ की जा रही है, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने ओवरऑल चाइना में 10 साल तक टूर एंड फाइनल्स को आप कह लो कंडक्ट कराने की डील साइन की थी, और वही अब इस डील को तोड़ भी रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि एक वुमेन टेनिस एथलीट के साथ यहाँ पे गलत होता नजर आ रहा है। यही मिस्टर साइमन थे जिसने 2015 में इंडियन वेल्स में खेलने के लिए मिस विलियम्स को वेलकम बैक किया, क्योंकि इंडियन वेल्स को बहुत लंबे समय से मिस विलियम्स ने बॉयकॉट कर रखा था। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो मिस्टर साइमंस, जो कि अभी के लिए हेड है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की, ये प्लेयर्स की बातों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और पेंग शुई को सेव कराने की जो डिमांड्स हैं उसको भी यहाँ पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन पूरी तरीके से चाइना के सामने रख रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ साइमन। तो मिस्टर साइमन ने ट्रू लीडरशिप दिखाई है, लेकिन इस प्रकार की ट्रू लीडरशिप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ देखने को नहीं मिली है। तो जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है ATP, ये डेफिनेटली यहाँ पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के स्टेप को बैक एंड से सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अभी के लिए ATP ने किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट को चाइना के अंदर ब्लॉक नहीं किया। जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है एंडी रॉडिक, वो तो ATP की हंसी उड़ाते हुए बोल रहे हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू से अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड से नथिंग। मतलब ATP बहुत सारी बातें बोल रहा है चाइना के अगेंस्ट, बट कर कुछ नहीं रहा है। तो कर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मतलब क्या है? फिर एक और स्पोर्टिंग फेडरेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो भी अपनी क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहा है। क्वाइट डिप्लोमेसी क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए क्या है ना, विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में शुरू होने वाले, कुछ हफ्तों बाद ही विंटर ओलंपिक्स की जो मशाल है वो बीजिंग में जलेगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको वहां पे कंडक्ट करवा रहा है। अब अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बीजिंग के अंदर इस पर्टिकुलर विंटर ओलंपिक्स को रद्द कर देता है तो अपने आप में चाइना के लिए एक डूब मरने वाली बात होगी। लेकिन इससे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास जो पैसा आना है वो पैसा चला जाएगा, तो इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। तो कुल मिला के वुमेन टेनिस एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं चाइना को पुश बैक कर पा रहा है, बाकी सब एकदम सख्ते में हैं और चुप यहाँ पे बैठे हुए हैं। पेंग शुई ने अपने नोट में लिखा था कि मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर ऑफिशियल के अगेंस्ट इल्जाम लगा रही हूं, तो आप कह सकते हो कि मैं एक अंडा हूं जो कि चट्टान से टकरा रहा है, या फिर मान लो मैं एक मौत हूं जो कि मशाल की तरफ भागता हुआ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो मैं बोलूंगा ही। तो कुछ इस सिद्धांत पे ही वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने एक मुहिम शुरू की है, लेकिन बाकी एसोसिएशन एकदम चुप बैठे हैं। चाइना से पंगा लेने की ज्यादा किसी की औकात है नहीं। और आपके अपने आर्टिकल चलते हैं, बृंदा करत जी का आर्टिकल है, यहाँ पे सरकार को टारगेट किस हिसाब से किया जा रहा है इसको देखा जाएगा। देखिए 26 सेशन हुआ COP26 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज फिर से डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। यूरोप और US जैसी कंट्रीज चाइना और इंडिया को अपने आप से कंपेयर करने लगे, और यहाँ पे देखिए कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि इन डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत जबरदस्त एमिशन किए हैं। इंडिया चाइना कभी भी आप कह लो इनके साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते। अगर देखा जाए तो एक carbonbrief.org करके एक पोर्टल है, इस ये कंट्री वाइज क्यूमुलेटिव एमिशंस को ट्रैक करता है। इसका ये बोलना है कि US, रशिया, UK, जापान, कनाडा, ये जो 5 डेवलप्ड नेशंस हैं, इनके यहाँ दुनिया की 10% आबादी रहती है, और इन्होंने दुनिया भर का 39% क्यूमुलेटिव एमिशन किया है। वहीं पे अगर आप चाइना, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया की बात कर लो तो यहाँ पे 42% दुनिया की आबादी रहती है, और इन्होंने अब तक का केवल 23% क्यूमुलेटिव एमिशंस किए हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ये खुद दूध का धुला नहीं है, और ये डेवलपिंग वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद इसने जो गलत किया उसकी बात नहीं हो रही। तो नो डाउट ये डेवलप्ड कंट्रीज गलत है, लेकिन क्या डेवलपिंग कंट्रीज कर रही है वो सही है? अब इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया ओवरऑल इंटरनेशनल एरेना में अपने सोवरेन डिसीजंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो ग्लोबल नॉर्थ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इंडिया चाहता है कि हम अपने डिसीजंस को सोवरेन करें, ऑटोनॉमस करें। लेकिन अगर इंडिया के
डोमेस्टिक्स, अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार की बुराई शुरू। जो इंडिया के डोमेस्टिक आप कह लो स्टेप्स हैं, वो ओवरऑल इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स के हिसाब से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत सारी कोल माइंस को कॉर्पोरेट सेक्टर को हैंडओवर कर रहा है। अब अगर इंडिया सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है तो ठीक है, आप अपने सस्टेनेबल कंजम्पशन के लिए कोल को एक्सप्लॉइट करिए, बट आप कोल का कॉमर्शलाइजेशन क्यों कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों हैंड ओवर कर रहे हो कोल की माइंस। ये यहां पे बृंदा करत जी पॉइंट आउट कर रही हैं। ठीक है, कोल को इंडिया के अंदर एक कमोडिटी फॉर प्रॉफिट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए नहीं, कमोडिटी फॉर प्रॉफिट की तरह। ठीक है, फिर इंडिया की बात की जाए तो देखिए एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था 140 कंट्रीज के द्वारा टू हॉल्ट एंड रिवर्स फॉरेस्ट लॉस इन लैंड रेगुलेशन बाय 2030। इंडिया ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। इंडिया का बोलना है कि देखिए लैंड यूज को आप ट्रेड के साथ मत जोड़ो, ट्रेड कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को क्यों नहीं साइन किया। तो बृंदा करत जी का बोलना है कि इंडिया एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया बहुत सारे ऐसे लॉज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है जो कि बहुत हद तक एंटी पुअर हैं और प्रो कॉर्पोरेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 को अमेंड किया गया, फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड किया गया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया गया। और इस अमेंडमेंट के थ्रू साफ साफ ये पता किया जा रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स का भारत सरकार कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है, और उस कॉर्पोरेटाइजेशन में कॉर्पोरेट्स को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन ग्राम सभा की डिसीजन मेकिंग पावर यहां पे अफेक्ट हो रही है, ऐसा यहां पे ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। तो कुल मिला के ऑथर यहां पे भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। फिर भारत सरकार के कंटेक्स्ट में क्या बोल रही है ऑथर, 2015 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सिंक बनाएंगे 2030 तक। इसके लिए हम ग्रीन मिशन लगाएंगे, फॉरेस्ट को रीजनरेट करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, ट्री कवर लगाएंगे। लेकिन ओवरऑल इतनी जमीन कहां है, 2 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 का सिंक बनाने की जमीन ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई प्रॉपर अप्रोच ही नहीं है। अब हाईवे के किनारे पेड़ लगा देने से इतना बड़ा सिंक पैदा नहीं होगा। ये यहां पे मतलब बृंदा करत जी ओवरऑल सरकार की जो पॉलिसीज है और जो अनाउंसमेंट्स है उनको यहां पे क्रिटिसाइज करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 5 आर्टिकल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे खासा मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे।